आज का ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जिसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या टॉपिक है? आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट प्रोजेक्शंस फॉर मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो लेक्चर्स हों, या आपको उन्हें खुद से ड्रॉ करना है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को आपको 2 डायमेंशनली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन सीखते हैं, कुछ ड्राइंग सीखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो 4 तरीके हैं जिससे हम इन मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, नंबर 2 फिशर, नंबर 3 न्यूमैन एंड नंबर 4 सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये चारों प्रोजेक्शंस की हेल्प से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। आपको कहीं पे एक प्रोजेक्शन हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में और कहीं पे दूसरा। तो ये सारों की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे सब लेक्चर्स पीछे से देखते आ रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि आज का ये जो लेक्चर है दैट इज DOC पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 70। पार्ट 1 में हमने डिटेल डिस्कशन की थी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और पार्ट 2 में हम आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन कंप्लीट की थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यूज की थी पहली 2 तरह की प्रोजेक्शंस, फ्लाइंग वेज और फिशर प्रोजेक्शन। बाकी दोनों हमने स्टडी नहीं की थी सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद अगर आप बाकी की 2 वेज ऑफ ड्राइंग भी सीख लेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करने के बाद मैं ये लेक्चर पुट कर रही हूँ, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और वहाँ पे बाकी 2 तरह की प्रोजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है अगर आप दोनों तरह की प्रोजेक्शंस नहीं सीख लेते, दैट इज न्यूमैन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये चारों प्रोजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, और उनको अंडरस्टैंड करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखें और फिर सीखें कि हम उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं यही करने वाली हूँ। मैं आपको मॉडल सिखाऊंगी और 1 बाय 1 सिखाऊंगी कि कैसे हम इन चारों प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर, चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री से। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शन फॉर्मूले जो हम लर्न करेंगे फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो है फ्लाइंग वेज फॉर्मूले, जिसे हम पर्सपेक्टिव फॉर्मूले भी कहते हैं और वेजेड डैश प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो हम कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इस प्रोजेक्शन के साथ ड्रॉ करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले ये जो फ्लाइंग वेज फॉर्मूले है ये एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पेपर पे दिखाना है तो ये बेस्ट वे है जिससे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो प्रोजेक्शन है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हेल्पफुल होगा, जहां पे हमें कायरल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना है। कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, राइट। तो ये सब आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है। तो कैसे हम फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ करेंगे ये सीखते हैं। तो हमारे पास एक कायरल कार्बन है। कायरल के कार्बन वो कार्बन है जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, अब 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसका मतलब है 4 बॉन्ड्स कनेक्टेड टू सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इन 4 में से 2 बॉन्ड्स को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे कि वो प्लेन ऑफ द पेपर में है, राइट, जिसे हम ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जो तीसरा बॉन्ड होगा वो अबव दिस प्लेन लाई करेगा, जिसे हम एक सॉलिड कोन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऐसे ट्राइंगल बना के उसको ब्लैक कलर कंप्लीट कलर कर देंगे। इसको हम बोलते हैं वेज। और जो चौथा बॉन्ड होगा वो लाई करेगा बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्राइंगल ड्रॉ करके उसके अंदर ये लाइंस ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब है कि ये पूरा सॉलिड हमने ब्लैक कलर नहीं किया, ब्रोकन लाइंस हैं बीच में, इसको हम क्या कहेंगे? डैश। ठीक है, तो ये वेज हो गया, ये हो गया डैश। 2 हमारे ऑर्डिनरी लाइंस, एक कोन सॉलिड कोन जो हमने कहा वेज, और एक जो ब्रोकन लाइन से बना हुआ है जिसे हमने कहा डैश।
उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपर साइड इन द वर्टिकल प्लेन। प्लेन में जो दो बॉन्ड्स बनाए हैं उनमें से एक बॉन्ड जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और वो भी ऊपर की साइड पे। कैसे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में अब आप देख सकते हो ये हमारे पास COOH ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसको हमने, ये कायरलिटी सेंटर है, इससे ऊपर ड्रॉ किया वर्टिकली अप। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, राइट। ये अंडरस्टैंड हुआ, 3 कार्बन और 2 सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है। सो ये क्या कंपाउंड बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या है, लैक्टिक एसिड, जिसे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ भी चुके हो। लैक्टिक एसिड और उसका IUPAC नेम दोनों आपको मालूम होनी चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। सो हमने 2 ग्रुप्स को ड्रॉ करना है इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो COH ग्रुप और CH3 हमने ड्रॉ किए इन द प्लेन ऑफ पेपर, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया ऑर्डिनरी लाइंस के साथ। OH ग्रुप जिसे हमने एक सॉलिड कोन के साथ रिप्रेजेंट किया, एक वेज के साथ रिप्रेजेंट किया। इसका मीनिंग ये है कि ये इस प्लेन को टच नहीं कर रहा है, ये उससे ऊपर जा रहा है। और ये हाइड्रोजन जो हमने एक डैश के साथ या ब्रोकन लाइन वाले ट्राइंगल के साथ ड्रॉ किया है, वेल ये जा रहा है बिलो द प्लेन ऑफ दैट पेपर। इसको भी आपको मॉडल के साथ समझाऊंगी, कोरिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंप्लीट लेक्चर्स मेरे देखे हैं, वेल ये मॉडल्स के साथ इस प्रोजेक्शन को ऑलरेडी जानते हैं, बट आपके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगी और बहुत कुछ आपने अभी इस लेक्चर में सीखना है। फाइन। सो ये कंपाउंड एक कायरल मॉलिक्यूल है या कायरल कंपाउंड है, और ये कंपाउंड और इसका मिरर इमेज कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। ये अगेन आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्टडी किया है। ये लेक्चर को मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स के बाद इसीलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और हम उनको यूज कर रहे हैं इन प्रोजेक्शन फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हुए। फाइन। सो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आ गई लैक्टिक एसिड की विद अ फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, जिसको मैं आपको मॉडल्स के साथ अब दिखाती हूँ सो दैट कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या प्लेन ऑफ पेपर हुआ, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले वो मॉडल देखते हैं। अपनी स्क्रीन पे एक मॉडल देख सकते हो। ये जो मॉडल है ये कायरल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ब्लैक कलर कार्बन है जिसके आसपास 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं। ब्लू बॉल है, येलो बॉल है, ग्रीन बॉल है और एक नीचे को जा रही रेड बॉल है जिसे आप बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हो बिकॉज वो नीचे जा रही है, राइट। तो इस कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये हुआ एक कायरल मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हमने एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के साथ ड्रॉ करना है। तो हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है, ये येलो बॉल है और जो ग्रीन बॉल है ये इस बॉक्स की सरफेस को टच कर रहे हैं। इस टचिंग को हम बोल रहे हैं कि हम इसको ड्रॉ करते हैं विद अ फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि ये एक ही प्लेन में तीनों ग्रुप्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के साथ, सिंपल ऑर्डिनरी लाइंस के साथ। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू वाला बॉल है ये प्लेन को टच नहीं कर रहा है, उससे ऊपर जा रहा है। सो दिस इज गोइंग अबव द प्लेन ऑफ पेपर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सॉलिड वेज के साथ। और आप नीचे देख सकते हो, आपको बहुत फेंटली दिखाई दे रहा है कि एक रेड बॉल नीचे है। सो दिस इज गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डैश के साथ, जो लाई कर रहे हैं सरफेस पे इन द प्लेन ऑफ पेपर सिंपल लाइंस के साथ। जो ऊपर जा रहा है वेज के साथ, सॉलिड वाले कोन के साथ, और जो नीचे जा रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है डैश के साथ, डॉटेड वाली लाइंस के साथ, दैट इज गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। अब दूसरे वे में आप इस मॉलिक्यूल को अगेन अंडरस्टैंड करो। अब मैंने क्या किया है, ये मॉलिक्यूल अब आपके सामने है, ठीक है। पहले हमने उसको नीचे सरफेस पे रखा था, अब ये सामने है। अब जब सामने है, अगेन जो ब्लैक वाला बॉल है कार्बन और ग्रीन और येलो बॉल्स अभी भी इस सरफेस को ही टच कर रहे हैं, सो दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब ये जो ब्लू बॉल है ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज कमिंग टूवर्ड्स द व्यूअर। और जो रेड बॉल है वो कहाँ पे है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने इसको घुमाया तो आप देख सकते हो कि रेड बॉल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब मैं वापस इसको घुमाऊंगी तो ये प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, बट ये कहाँ पे जा रहा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर,
ठीक है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर, रेड वाली बॉल अवे फ्रॉम द व्यूअर, और येलो वाली और ग्रीन वाली बॉल कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इन द प्लेन ऑफ पेपर। जो इन द प्लेन ऑफ पेपर लाई कर रहे हैं उसको सिंपल लाइंस के साथ, जो टुवर्ड्स द व्यूअर है उसको वेज के साथ, और जो अवे फ्रॉम द व्यूअर है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है एक डैश के साथ। तो ये हमारे पास हो गया क्या, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को कैसे हम मॉडल के साथ कोरिलेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन आप अंडरस्टैंड करोगे वो है फिशर प्रोजेक्शन, तो उसको भी हम एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को एक वे और है देखने का, और वो ये है कि अगर मैं इन 3 बॉल्स को एक ही प्लेन में ना लगा के सिर्फ एक ब्लैक बॉल को एक प्लेन पे टच कराओ, एक सरफेस पे ये टच कर रहा हो, तो इसका मतलब है जब वो टच करेगा तो ग्रीन बॉल और येलो बॉल क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी तरफ आ रही है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेल हम इसको वेज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कैसे लाई करेंगे, ये हॉरिजॉन्टली लाई करेंगे। अब ब्लू बॉल को और रेड बॉल को देखो, तो ब्लू बॉल और रेड बॉल इस ब्लैक बॉल से पीछे जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश के साथ। और ये कैसे लाई कर रहे हैं, ये वर्टिकली लाई कर रहे हैं, ये वर्टिकली लाई कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे हैं, ये टुवर्ड्स द व्यूअर हैं, ब्लू और रेड बॉल्स अवे फ्रॉम द व्यूअर हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये भी अंडरस्टैंड हुआ। इसको हम एक फिशर प्रोजेक्शन के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम सीखते हैं कि कैसे हम एक फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी मॉडल को डिफरेंट ओरिएंटेशन में देख लिया है, हमने ये भी सीख लिया है कि कैसे हम उसका फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब हमें सीखना है उसी मॉलिक्यूल को कैसे हम एक फिशर रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में ये वाले जो प्रोजेक्शन है, ये है एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन और ये उसकी फिशर प्रोजेक्शन। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, वेल ये मॉलिक्यूल है ग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल। इसका IUPAC नेम क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, प्रोपानोइक एसिड। 2 और 3 पोजीशन पे OH, तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। लैक्टिक एसिड था 2 हाइड्रोक्सी, ग्लिसरिक एसिड है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अगेन कॉमन नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को आपने मॉडल में देखा हुआ है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर इस कार्बन को मैंने पेपर के प्लेन पे रखा तो H और OH ग्रुप्स हॉरिजॉन्टली हमारी तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड्स द व्यूअर आ रहे हैं, और COH ग्रुप और CH2OH ग्रुप्स पीछे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर जा रहे हैं, और ये कैसे प्लेस्ड हैं, वर्टिकली। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर ये जो बॉन्ड्स थे, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स हैं, और इसके ऊपर मैं एक जोर से एक बहुत भारी सी चीज रख देती हूँ। इसको मैंने एक पेपर के ऊपर रखा हुआ था, इसके ऊपर मैंने जोर से भार डाल दिया। जब भार डाला तो क्या होगा, H और OH नीचे को प्रेस हो जाएंगे, COH ग्रुप और CH2OH ग्रुप्स आगे को आ जाएंगे और सब सरफेस पे लाई करेंगे। जब सरफेस पे प्लेन पे लाई करेंगे तो वो एक फिशर प्रोजेक्शन बन जाएंगे। सेंटर पे आप देख सकते हो कि ये वाली वर्टिकल लाइन, हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब हॉरिजॉन्टली H और OH है, COH ग्रुप, CH2OH वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ कर दिया है, और इनके क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेजेंट है, जो हमने नहीं लिखा है, वो है ये कायरलिटी सेंटर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो ग्रुप्स हैं वो हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, वर्टिकली जो ग्रुप्स हमने लगाए हैं दे आर अवे फ्रॉम द व्यूअर। राइट, तो आपको क्या याद रखना है कि एक फिशर प्रोजेक्शन में हमने मॉलिक्यूल को इस तरीके से ओरिएंट किया है कि जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं कनेक्टेड टू द कायरलिटी सेंटर, दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर। तो ये हमारा assumption लेके चलेंगे जब भी हम एक फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टली हमारी तरफ आ रहे हैं, वर्टिकल वाले ग्रुप्स पीछे को जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर पे ये बॉन्ड्स कैसे रिप्रेजेंट किए, हमने क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस क्रॉस के सेंटर में प्रेजेंट है हमारा कायरलिटी सेंटर। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन, ये हो गया फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। ठीक है, ये समझ में आया, गुड। सो नेक्स्ट मैं अब आपको सिखाने वाली हूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशर प्रोजेक्शंस, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में।
ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड? वेल, सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम के अंदर आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3। अब स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 का आपस में क्या रिलेशन है? क्या ये इनैंशियोमर्स हैं या ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं? कैसे मालूम लगेगा? क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर मिरर इमेजेस होते तो हम सोच लेते कि सुपर इम्पोजेबल होंगे या नहीं होंगे, या तो उससे हम बता सकते, बट यहाँ पे ये सेम ओरिएंटेशन में नहीं है और आपको एग्जामिनेशन में ये इस तरीके से आ गए। तो वेल, आप क्या करोगे? आप ट्राई करोगे कि इनको मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, रोटेट करो। अगर आपके पास मॉडल होते आप जल्दी से बता देते, जैसे कि मैं आपको अभी मॉडल्स दिखाने भी वाली हूँ। ठीक है, तो मॉडल होते तो आप बता देते कि हाँ ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं या इनैंशियोमर हैं, मगर मॉडल तो एग्जाम में नहीं होंगे। तो मॉडल नहीं होंगे, वहां पे ये फिशर प्रोजेक्शन होगी और आपको पूछा जाएगा कि ये आइडेंटिकल है या इनैंशियोमर है। और अगर 2 कायरलिटी सेंटर्स आ जाएंगे तो डायस्टीरियोमर्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वह सबसे पहले डायस्टीरियोमर हमेशा तभी आएंगे जब 2 कायरलिटी सेंटर होंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही कायरलिटी सेंटर है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? आइडेंटिकल या इनैंशियोमर्स में आइडेंटिफाई करो। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? वेल, उसके लिए जो आपको याद रखना है वो ये है कि हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है कायरल मॉलिक्यूल की। हमें उसको एक आइडेंटिकल फिशर प्रोजेक्शन में अगर चेंज करना है तो हमें 2 ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड में क्या करेंगे? हमने पहले क्या किया? H और COH ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया। तो ये COH यहाँ आ गया, ये H यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हुआ पहला इंटरचेंज। उसके बाद CH2OH और OH की पोजीशन को चेंज कर दिया, ये हो गया सेकेंड इंटरचेंज। आप किन्हीं भी 2 ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास थर्ड स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या कहना है कि अगर पहले से तीसरे में पहुंचने के लिए आपको 2 इंटरचेंजेस करने पड़े तो वेल, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आइडेंटिकल। ठीक है, तो जब भी 2 इंटरचेंजेस करने से आपको स्ट्रक्चर मिलता हो तो वेल, वो वाला स्ट्रक्चर होगा आइडेंटिकल। और अगर हमने सिर्फ एक ही इंटरचेंज किया तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? वेल, ये दोनों होंगे एक दूसरे के इनैंशियोमर। तो मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 होंगे एक दूसरे के आइडेंटिकल, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 होंगे एक दूसरे के इनैंशियोमर, और इनफैक्ट स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 भी क्या होंगे? एक दूसरे के इनैंशियोमर, क्योंकि इससे ये लेने के लिए भी हमने सिर्फ एक 2 ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया, सो 1 एक्सचेंज। ठीक है, आई होप यू विल रिमेंबर। और अब मैं आपको मॉडल्स दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में ही ऐसा हो रहा है, और फिर आप उसको एज अ रूल याद रख लो और वो आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, स्क्रीन पे 2 मॉडल्स देख सकते हैं। एक को मैंने लेबल किया हुआ है एज R और दूसरे को मैंने लेबल किया है एज S। तो ये सपोजिटली हमारे पास अगर R कंपाउंड है तो ये S कंपाउंड होगा, ये R मॉलिक्यूल होगा तो ये S मॉलिक्यूल होगा। वेल, ये क्यों R और S लिया? आई होप आप लोगों को समझ है इस चीज़ की कि अगर हमारे पास 2 इनैंशियोमर्स हों, 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों, और ऐसे मिरर इमेजेस जो अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगे तो वेल, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है। अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन होगी तो दूसरे की S कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो वेल, आपको ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्टडी करना है और वहाँ पे आप स्टडी करोगे RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर द वेरियस कंपाउंड्स। तो वहाँ से आपको ये मिलेगा कि अगर एक इनैंशियोमर की R कॉन्फ़िगरेशन होगी तो दूसरे की होगी S कॉन्फ़िगरेशन, राइट? बट हम यहाँ पे वो स्टडी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम स्टडी क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के मैं किन्हीं 2 ग्रुप्स को, किन्हीं भी 2 को कर सकती हूँ एक्सचेंज। अगर एक 2 को एक्सचेंज करूँगी तो वेल, मैं इस मॉलिक्यूल का बना दूंगी इसका इनैंशियोमर। तो अगर ये R है तो ये भी बन जाएगा S।
और अगर मुझे R से वापस ही R को बनाना होगा तो मुझे दो एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। पहले किन्हीं दो ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करूंगी और फिर किन्हीं दो ग्रुप्स की दोबारा से करूंगी, तो मुझे ये वापस मिलेगा, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम दो ग्रुप्स को पोजीशन को चेंज करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो इनैंशियोमर मिलेगा, इनैंशियोमर मिलेगा तो मतलब एस मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इन दोनों को आइडेंटिकल होना चाहिए है अगर हम दो ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो सपोजिटली मैंने अब यहाँ पे रेड और ग्रीन बॉल्स की पोजीशन को चेंज किया, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि रेड और ग्रीन बॉल्स की पोजीशन को चेंज कर दिया है। अभी ये देखने में आइडेंटिकल नहीं लग रहे हैं, मगर हम इस मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि ये आइडेंटिकल है या इनैंशियोमर है। तो अगर मैं इसको सपोजिटली अब इस तरीके से देखूं तो अब आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिकल हो गए हैं। येलो और येलो सेम पोजीशन पे हैं, ग्रीन और ग्रीन सेम पोजीशन पे हैं, रेड और रेड सेम पोजीशन पे हैं और वाइट भी सेम पोजीशन पे हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गए हैं, अब दोनों ही एस मॉलिक्यूल्स या एस कंपाउंड, राइट। तो मैंने ये पहले R था, अब इसका S बना दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर मुझे वापस इस S का R चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे दो ग्रुप्स का पोजीशन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। इस बारी हम रेड और येलो को नहीं करते हैं, हम कर देते हैं ग्रीन और वाइट की पोजीशन को चेंज, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ग्रीन और वाइट की पोजीशन को चेंज किया। अब जब मैंने ये किया तो अब इसको क्या बनना चाहिए, इसको वापस R बनना चाहिए। R बनने के लिए इसको इसका S का मिरर इमेज बनना है। तो चलो हम ट्राई करें कि ये मिरर इमेज बना, यस। अब आप देख सकते हो कि वापस एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन गए, जहां से हमने शुरू किया था हमें वही वापस मिल गए। तो R का R रहा और S S, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम दो ग्रुप्स की पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा इनैंशियोमर, और अगर हम दो एक्सचेंजेस ऐसी कर देंगे तो हमें मिलेगा अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये अब अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप एक और कैरेक्टरिस्टिक सीखते हैं इन फिशर प्रोजेक्शंस की, जो अगेन आपको फिर से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और वो ये है कि अगर हम एक फिशर प्रोजेक्शन को रोटेट करें बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री अबाउट द एक्सिस which is perpendicular to the plane of paper, this gives us the identical structure. इसका मीनिंग ये है कि आपके पास एक फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में आपने क्या किया, अब वो एक ही प्लेन में है। फिशर प्रोजेक्शन तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में है। उसके सेंटर में से, जैसे कि वो कायरलिटी सेंटर का जो क्रॉस है, उसके सेंटर में आप एक पेंसिल डाल दो, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक पेपर है, पेपर के सेंटर में से आपने एक पेंसिल डाल दी, और उस पेंसिल के 90 डिग्री पे आप उस पेन जो आपका पेपर है उसको आप रोटेट कर रहे हो। जब आप रोटेट कर रहे हो एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो फिशर प्रोजेक्शन जो आपकी पहले थी और जो 180 डिग्री के रोटेट करने पे आई, वो होंगे एक दूसरे के आइडेंटिकल, ठीक है। और अगर हम ये 90 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नॉन आइडेंटिकल, या आपको मिलेंगे इनैंशियोमर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे अगर ये डायग्राम देखोगे तो स्ट्रक्चर नंबर 4 एक फिशर प्रोजेक्शन है। इसमें यहाँ से सेंटर से मैंने इसके परपेंडिकुलर एक पेंसिल डाली और इस मॉलिक्यूल को घुमा दिया तो COH ग्रुप ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, ये वाला OH इधर, ये वाला H इधर, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, रोटेट करने पे ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा, 180 डिग्री की रोटेशन पे
वेल आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। और अगर आप 90 डिग्री पे ही रोटेट कर दोगे, 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो CH2OH यहाँ आएगा, H यहाँ, COH यहाँ और OH यहाँ, ये वाला स्ट्रक्चर नंबर 5। तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे क्योंकि एक कायरलिटी सेंटर है तो अगर आपने 180 डिग्री पे रोटेट किया है तो आइडेंटिकल, 90 डिग्री पे रोटेट किया है तो इनैंशियोमर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा। ओके, अब हम इसको जो आप अभी ग्रुप्स की इंटरचेंजिंग कर चुके हो उसके साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोजेडली हमारे पास ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है। स्ट्रक्चर नंबर 4 में और स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, राइट। आइडेंटिकल है इसका मतलब है अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 4 में दो ग्रुप्स का इंटरचेंज कर दूं, दो इंटरचेंजेस कर दूं तो मुझे स्ट्रक्चर नंबर 1 मिलना चाहिए, ठीक है। अब सपोजेडली हम कौन से ग्रुप्स को चेंज करें, हमने क्या किया, CH2 और COH की ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, आपको ये मिल गए, और H और OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो दो इंटरचेंजेस हुई और हम कह रहे हैं कि वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन किया है, या हम कह सकते हैं कि हमने दो इंटरचेंजेस की हैं और हमें एक फिशर प्रोजेक्शन से आइडेंटिकल फिशर प्रोजेक्शन मिल गई, ठीक है। और अब अगर हमने 90 डिग्री का रोटेशन किया है तो हमें क्या मिला है, इनैंशियोमर। वेल तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो ग्रुप्स की पोजीशन का इंटरचेंज होना चाहिए। तो वेल आप बता सकते हो कि कौन से ग्रुप्स का चेंज हुआ है। वेल यहाँ पे दो का तो चेंज नहीं लग रहा है, तो चलो काउंट करते हैं कितने का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे COH है, मुझे इसको इस पोजीशन पे लेके आना है जो कि 5th पोजीशन में है, राइट, 5th स्ट्रक्चर की पोजीशन में है। तो इसका मतलब है कि मैं इसके साथ एक्सचेंज कर दूं तो COH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, वो मेरी होगी एक्सचेंज नंबर 1, ठीक है। और OH ग्रुप कहाँ आ जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा COH की जगह पे, राइट। अब COH मुझे कहाँ पे चाहिए है, वेल COH मुझे चाहिए है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि मैं CH2OH के साथ इसका एक्सचेंज कर दूं। अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया तो मेरा CH2OH यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, तो OH भी अपनी पोजीशन पे आ गया। हमने क्या किया है, एक और एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वेल हमारे पास क्या रह जाएगा, इन दोनों पोजीशंस का फर्क है। तो इसका मतलब है अब मैं CH2OH और H की पोजीशन को चेंज कर दूंगी तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा और वो मेरी क्या होगी, एक्सचेंज नंबर 3। 3 एक्सचेंजेस किए हमने यहाँ पे। तो आपको क्या याद रखना है, वेल ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किए हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब ऑड नंबर करोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने एक एक्सचेंज किया है, तो हमें मिलेगा इनैंशियोमर। और अगर हम इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कि आपने दो एक्सचेंजेस की हैं तो आपको मिलेंगे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन याद रहेगी। इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं जब आप वेरियस क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, या हमें एक प्रोजेक्शन को दूसरी प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, उस सारी अंडरस्टैंडिंग में ये सब कुछ यूज होता है, इसलिए आपको इस सबको याद रखना है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट अब आप एक और मॉडल देखो। ये मॉडल में हमारे पास दो कार्बन्स हैं जो कि ब्लैक कलर की बॉल्स हैं और हर एक कार्बन पे 3-3 कलर की रेड बॉल्स लगी हुई हैं और उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C2H6, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इथेन के मॉलिक्यूल को अगर आपको मैं सपोजिटली कहूँ कि एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है तो हम कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। हर एक कार्बन के लिए 2 बॉन्ड बनेंगे इन द प्लेन ऑफ पेपर। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ उसने जो बॉन्ड कार्बन ने बनाया ये है इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो 2 बॉन्ड बन गए इस कार्बन के लिए। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल लाइंस के साथ।
एक आपने कार्बन ड्रॉ किया, उस सिंपल लाइन के साथ एक हाइड्रोजन ड्रॉ किया, सिंपल लाइन के साथ कार्बन कार्बन का बॉन्ड ड्रॉ किया। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी ये वाले हाइड्रोजन के साथ सिंपल लाइन और ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंपल लाइन। तो ये 3 बॉन्ड्स जो हैं ये सिंपल लाइंस के साथ आपने ड्रॉ कर लिए। अब हर एक कार्बन की 2 वैलेंसीज रहेगी, एक हाइड्रोजन जो कि फॉरवर्ड प्रोजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द व्यूअर और एक पीछे प्रोजेक्ट करेगा अवे फ्रॉम द व्यूअर। जो फॉरवर्ड आया वो वेज के साथ, जो पीछे गया वो डैश के साथ, जो फॉरवर्ड आया वो वेज के साथ, जो पीछे गया वो डैश के साथ। तो इस तरीके से आप इस मॉलिक्यूल को फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी भी, जब हम इन प्रोजेक्शंस को जो आज इस लेक्चर में सीख रहे हैं उनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे हम एक प्रोजेक्शन को दूसरी प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या सीख रहे हैं, हम थर्ड प्रोजेक्शन सीखने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए आपको इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से ना देख के कैसे देखना है, ऐसे, ठीक है। जब आप इसको ऐसे देखोगे तो वेल हमने इसको इस तरीके से रखा है कि ये फ्रंट वाला कार्बन जो बैक वाला कार्बन है जिसे हम रियर कार्बन बोलेंगे, वो उसको रियर कार्बन को छिपा दे। हमने इसको इस तरीके से फ्रंट से देखना है कि फ्रंट कार्बन बैक वाले कार्बन को कंप्लीटली छिपा दे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक टोटल एक्लिप्स होता है, ठीक है। टोटल सोलर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स, हमें वो चीज दिखाई नहीं दे रही। ओके, तो हमने ब्लैक वाले फ्रंट कार्बन से पीछे वाली ब्लैक बॉल को बैक रियर कार्बन को छिपा दिया। ऑलराइट, अब हमने जब उसको छिपाया तो अब हम क्या देख सकते हैं कि उसके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं फ्रंट कार्बन के साथ, इस तरीके से जब हमारा मॉडल था, वेल आप देखोगे कि ये वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को छिपा दिया, नहीं देख सकते। फ्रंट वाले ये हाइड्रोजन ने पीछे वाले को छिपा लिया, आप नहीं देख पा रहे हो। और ये वाले फ्रंट हाइड्रोजन ने पीछे वाले को छिपा दिया। अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो वेल वो इसलिए है कि उनकी थोड़ा मेरे पकड़ने की एंगुलेशंस में फर्क हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये हाइड्रोजन पीछे वाले को नहीं दिखने देगा, ये वाला हाइड्रोजन पीछे वाले को नहीं दिखने देगा, ये वाला हाइड्रोजन पीछे को नहीं दिखने देगा। तो यहाँ पे कंप्लीट एक एक्लिप्स हो गया। फ्रंट वाले सारे ग्रुप्स ने पीछे वाले सारे ग्रुप्स को एक्लिप्स कर दिया। ऐसी कंफर्मेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, राइट। इसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को स्टडी करना शुरू करेंगे। अभी आप सिर्फ इस टर्म को याद रख लो कि जहां पे ये सारे के सारे ग्रुप्स पीछे वाले ग्रुप्स को छिपा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये एक कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को रोटेट कर दूं तो वो पॉसिबल है, राइट। तो अगर मैं अब सपोजिटली इसको 180 डिग्री के एंगल पे कार्बन को रोटेट करूंगी तो ये जो हाइड्रोजन ऊपर है ये बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको रोटेट कर दिया, राइट। अब रोटेट करने के बाद आप देख सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये वाला हाइड्रोजन ऊपर है और ये वाला हाइड्रोजन नीचे चला गया, राइट। अब ये वाले दो जो आमने सामने थे ये ऊपर आ गए और ये दोनों अभी नीचे हैं। तो ऐसी प्रोजेक्शन को अब आप फ्रंट से देखो, ठीक है। अब आपने इसको फ्रंट से देखा, अब आप इसको किस तरीके से देख सकते हो, वेल अब आपको 6 के 6 हाइड्रोजन, 6 के 6 रेड बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। ऐसी प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेल ये हो जाएगा एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड, अलग अलग दूर दूर हुए, ऐसा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। एक आपने सीखा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जहां पे फ्रंट वाले हाइड्रोजन्स पीछे वालों को छुपा रहे थे, और अब ये ऐसी कन्फर्मेशन है जिसके अंदर आगे वालों के पीछे से आपको आगे वालों से बीच बीच में से आपको पीछे वाले भी दिखाई दे रहे हैं। इसके आप 6 के 6 हाइड्रोजन्स देख सकते हो। ब्लैक वाला फ्रंट कार्बन के पीछे वाला ब्लैक कार्बन तो नहीं दिखाई दे रहा, बट बाकी के बाकी सारे के ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कॉन्फर्मेशन को क्या बोलेंगे हम,
स्टैगर्ड कंफर्मेशन देखेंगे और इसको अब हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो अब अपने मॉडल को देखा, मॉडल को अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए हम मॉलिक्यूल को कहां से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, डाउन द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड। एक कार्बन आगे, एक कार्बन पीछे, वो पीछे वाला कार्बन हमें नहीं दिखाई दे रहा। जो कार्बन हमें नहीं दिखाई दे रहा वो है कार्बन अवे फ्रॉम द व्यूअर, हमारे से दूर है, उसको हम क्या बोलेंगे, रियर कार्बन। और इस रियर कार्बन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल के साथ, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्रंट कार्बन। कार्बन कौन से वाला, जो कि फेस कर रहा है व्यूअर को, सामने है। जो सामने वाला है वो फ्रंट कार्बन, जो पीछे वाला है वो रियर कार्बन। रियर कार्बन को सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया और फ्रंट कार्बन को उस सर्कल के सेंटर के साथ रिप्रेजेंट किया, एक डॉट के साथ, ठीक है। तो इसके साथ हमने दोनों कार्बन्स को ड्रॉ कर दिया। अब दोनों कार्बन्स के बाद मॉडल में क्या रह गया था, 6 हाइड्रोजन्स रह गए थे। अब उनको कैसे हम इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वह उसमें अब हमारे पास हर एक कार्बन पे 3 रिमेनिंग बॉन्ड है, ठीक है। उन 3 रिमेनिंग बॉन्ड को हम स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये तीनों लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जो फ्रंट कार्बन को जुड़े हुए बॉन्ड हैं वो सेंट्रल डॉट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे और जो बॉन्ड्स पीछे वाले कार्बन के हैं, रियर कार्बन के हैं, वो ऐसे होंगे जैसे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से बाहर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एमिनेटिंग फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ऐसी रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या आएगा, हमने अभी सीखा 2 कन्फर्मेशंस, एक है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये दोनों क्यों आई, वो इसलिए आई क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल थी। और कौन सा, फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन एटम, सिर्फ उन 2 कार्बन। ऐसा नहीं है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर और कार्बन के एटम नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं। ये तो इथेन का मॉलिक्यूल था, इथेन मॉलिक्यूल के अलावा और मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर और कार्बन एटम्स होंगे, मगर हम सिर्फ 2 कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं जिनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। और उन 2 कार्बन एटम्स को हम एक को फ्रंट कार्बन कह रहे हैं और दूसरे को हम रियर कार्बन कह रहे हैं, बाकी उनके साथ लगे हुए ग्रुप्स हैं। सो इसको डायग्रामेटिकली अब बनाते हैं। तो डायग्रामेटिकली हमारे पास ये वाला फ्रंट कार्बन है जिसको हमने एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है और ये उसके 3 बॉन्ड हैं जो कि एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये है हमारा रियर कार्बन जिसे हम सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये उसके 3 बॉन्ड जो कि इस सर्कमफ्रेंस से बाहर निकल रहे हैं और इनके बीच में भी जो एंगल है वो 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये रियर कार्बन के आगे हम लगा देंगे फ्रंट कार्बन, इस तरीके से सेंटर बन गया इस पीछे वाले कार्बन का, और ये इसके तीनों बॉन्ड और ये पीछे वाले के तीनों बॉन्ड। अब ये कौन सी प्रोजेक्शन है, क्या आप बता सकते हो? बट ये होगा एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्यों होगा ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन? क्योंकि अब आप इसके अंदर सारे के सारी लाइंस को देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, और ये सब एक दूसरे से दूर दूर है। इनफैक्ट ये एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट। तो इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, उसके सेंटर में जो लाइन आई वो 60 डिग्री का एंगल है, तो इन सब के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ये कंफर्मेशन कैसे होगी? एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन। अब आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाती हूँ एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एन ब्यूटेन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें मीथेन के मॉलिक्यूल को ही करना होता तो हम इन सारे बॉन्ड्स के एंड पे एक एक हाइड्रोजन लगा देते। अब हम क्या करेंगे, एन ब्यूटेन बनाएंगे। एन ब्यूटेन में क्या होगा, ये वाला जो डॉट है दैट विल बी कार्बन नंबर 2, पीछे वाला जो सर्कल है दैट विल बी कार्बन नंबर 3, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। समझ में आया? ये पीछे वाले कार्बन से अब एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन लगे हैं, आगे वाले कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। तो CH3 के साथ एक बॉन्ड, उसके बाद कार्बन आया, उसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद एक सिग्मा बॉन्ड और,
तो ये कैसे बनेगा, स्ट्रेट चेन एल्केन, दैट मीन्स एन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली। उसको हमने अब कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्यों स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स हमें 60 डिग्री के एंगल पे विजिबल है, ठीक है। और ये है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा कि इस ग्रुप के पीछे वाला ग्रुप हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मगर हमें तो बताना है कि पीछे क्या है। तो हम वो पीछे क्या है उसको बताने के लिए इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस से एक छोटी सी लाइन इसके बिल्कुल पास में ही ड्रॉ करते हैं कि ये इसके पीछे वाला कार्बन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि आपको मॉडल में भी कुछ पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, राइट। जब मैंने उसको प्रॉपर एंगुलेशन पे नहीं पकड़ा हुआ था तो आपको पीछे पीछे थोड़ा दिखाई दे रहा था। तो बिल्कुल वैसे ही अब हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है कि पास में एक लाइन है तो ये पीछे है, इसके एक्लिप्स्ड है, ये दिख नहीं रहा है। हमने सिर्फ बताने के लिए कि ये पीछे इसके क्या था, वो CH3 ग्रुप था, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये क्या होगी कंफर्मेशन, ये होगी एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और जहां पे आपको सारे के सारे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, सब दूर दूर 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या बन गया, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। परफेक्टली क्लियर, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ग्रेट। अब नेक्स्ट आपके पास अगेन अब ये मॉडल कैसे पड़ा हुआ है, वेल एक न्यूमैन प्रोजेक्शन में पड़ा हुआ है। ये कैसी कंफर्मेशन है, ये एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है, ठीक है। ऑलराइट, अब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना सीख गए हो। अब इस मॉलिक्यूल को मैं एक और डिफरेंट वे में रखने लगी हूँ सो दैट कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उस डिफरेंट वे में रख के जो हम डायग्रामेटिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलेंगे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपने मॉलिक्यूल को फ्रंट से देखा, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में भी आप मॉलिक्यूल को फ्रंट से ही देखोगे, मगर देखने का फर्क क्या होगा, वेल यहाँ पे ये जो पीछे वाला कार्बन था वो हमने इस तरीके से रखा था कि ये फ्रंट वाले कार्बन से कंप्लीटली छिप जाए, हमें दिखाई नहीं दे। अब हम क्या करेंगे, वेल इन दो कार्बन्स को ऐसे ऑब्लिकली रख देंगे, टेढ़ा रख देंगे कि फ्रंट वाले के साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा पीछे वाला भी दिखाई दे, ठीक है। तो अब आप फ्रंट कार्बन भी देख सकते हो, आप पीछे वाला कार्बन भी देख सकते हो। तो हम जब सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हम दो कार्बन्स के बीच में एक टेढ़ी लाइन लगाएंगे, एक लंबी सी टेढ़ी लाइन लगाएंगे जो कि इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। हमने दोनों कार्बन्स को थोड़ा सा ऑब्लिकली रखा है सो दैट हम इन दोनों को देख सकें। अब इसके अंदर हमारे पास ये वाला आप इमेजिन कर सकते हो एक हॉर्स की शेप है। कैसे हॉर्स की शेप है, ये हॉर्स के दो फ्रंट वाले पैर हैं, ये उसका सिर है, पीछे ये हॉर्स की टेल है और ये पीछे वाले दो पैर हैं। जस्ट इमेजिन करना है आप लोगों को कि ये हमने एक हॉर्स बनाया, इसीलिए इसका नाम शायद एक सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है कि ये दिखने में एक हॉर्स जैसा है। ऑलराइट, अब क्यों, जिन्होंने बनाया उसने क्यों ऐसा सोच के क्यों बनाया, वेल दैट इज अनदर डिस्कशन, मगर हम उसमें नहीं जाएंगे। फाइन, तो ये इसको हमें ड्रॉ करना है एज अ सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम लर्न करेंगे, मगर आप अब इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से देख सकते हो। अगेन अब आप इसके अंदर जो मॉलिक्यूल में आपको देखना है सो दैट कि आप उसको डायग्राम में समझ सकें, ये है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके बिल्कुल पीछे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमने ऑब्लिकली कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे ये मॉलिक्यूल पड़ा है, और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन पड़ा है, इस हाइड्रोजन के पीछे भी एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे भी एक हाइड्रोजन है, एग्जैक्टली सेम वे में। तो इस प्रोजेक्शन को जब आप ड्रॉ करोगे तो उस प्रोजेक्शन को आप क्या बोलोगे, अगेन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जहां पे आपके पास एक हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली एक हाइड्रोजन पड़ा है, इसके पीछे सिमिलर ग्रुप पड़ा है, इसके पीछे भी एक ग्रुप पड़ा है, तो ये एक्लिप्स। और वैसे भी आप जानते हो कि ये एक्लिप्स ही तो था जब आपने इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी देखा था कि आप पीछे वाला छिप गया था, सिर्फ हमने मॉलिक्यूल को ही तो डिफरेंट तरीके से रखा है, ठीक है। अगेन हम इसको 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं पीछे वाले कार्बन को। अब हमने कर दिया, अब क्या आप देखते हो, अब आपने जब इसको ऑब्लिकली प्लेस किया, राइट, तो अब ये वाले हाइड्रोजन के पीछे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके आजू बाजू दोनों साइड से आपको दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, मगर इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पीछे कोई ग्रुप नहीं है,
ठीक है। सिमिलरली इसके आगे कोई ग्रुप नहीं है, इसके आगे कोई ग्रुप नहीं है, इसके पीछे कोई ग्रुप नहीं है, ये वाले नीचे वाले के पीछे भी कोई ग्रुप नहीं है, और जो पीछे वाला नीचे टच कर रहा है प्लेन को, अब उसके आगे भी कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी कंफर्मेशन बनेगी? वेल, ये बनेगी स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम डायग्रामेटिकली सॉहॉर्स प्रोजेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपने एक और ओरिएंटेशन अब अंडरस्टैंड की, मॉलिक्यूल को हम कैसे रख सकते हैं या उसको कैसे देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या ड्रॉ करना है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन के लिए द बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स इज शोन बाय अ लॉन्गर डायगोनल लाइन। तो दो कार्बन के एटम्स और उसके बीच में एक डायगोनल लाइन, एक टेढ़ी लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो और ऐसे लगेगा जैसे कि हम इस बॉन्ड को देख रहे हैं फ्रॉम एन ऑब्लिक एंगल। द बॉन्ड्स लिंकिंग द अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कि बाकी के बॉन्ड्स हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अबव और बिलो दिस लाइन। और फ्री रोटेशन पॉसिबल है अगेन सेंट्रल बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड, तो उसकी वजह से अगेन हमें दो कंफर्मेशंस मिलेंगी, एक होगी स्टैगर्ड और एक होगी एक्लिप्स्ड। तो अब आप यहाँ पे अगेन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल देख सकते हो, एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल, जिसके अंदर अब यहाँ पे क्या है, ये CH3 ग्रुप ऊपर है और ये CH3 ग्रुप नीचे है। ठीक है, इस CH3 के ग्रुप के अगर आप बिल्कुल पीछे देखोगे तो वेल आपको एक CH3 ग्रुप नहीं मिलेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पीछे देखोगे तो एक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इसके पीछे देखोगे तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इन दोनों के बीच में से देखोगे तो CH3 मिलेगा, इससे पीछे देखोगे तो दो साइड्स पे जाते हुए हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे बॉन्ड्स हमें विजिबल हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स विजिबल हैं, तो कौन सी कॉन्फर्मेशन हो गया, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। और ये वाला हो जाएगा एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, कार्बन कार्बन के बीच में ऑब्लिक लाइन। आई होप आप लोग नोटिस कर सकते हो कि हमने अभी ये टेढ़ी बनाई है, सीधी नहीं बनाई है, और इस CH3 के पीछे एक CH3 है, इस हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन है, इसके पीछे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये पीछे वाले दिखाई नहीं देंगे जब आप यहाँ पे सामने खड़ के इसको देखोगे। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन में यहाँ पे खड़े होगे तो वेल आपको ये हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, ये हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, ये पीछे वाला CH3 नहीं दिखाई देगा, तो ये होगी एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, और जहां पे दिखाई देंगे वो हो गया स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। तो आई होप अब आप दोनों प्रोजेक्शंस को भी कोरिलेट कर पा रहे हो कि कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन और कैसे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, और वेल कैसे एक न्यूमैन प्रोजेक्शन को एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे एक सॉहॉर्स को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, या एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को कैसे एक फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है जब आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल गिवन होगा, तो वेल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इसके साथ आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे एक प्रोजेक्शन को हम दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन गिवन है तो कैसे हम उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और एक फिशर प्रोजेक्शन अगर गिवन है तो कैसे उसको सॉहॉर्स पे कन्वर्ट करेंगे, एंड सो ऑन। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसके साथ आपकी कंप्लीट होगी अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। So see you again. Have a nice day. God bless you.